गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्लेटो के न्याय के ऊपर बात की थी, उसकी आलोचनाओं को भी अपन ने देखा। अपन ने पूरी तरह से उसके न्याय को समझ लिया है। अब हम आगे चल रहे हैंगे और आगे हम बात कर रहे हैं साम्यवाद के ऊपर। असल के अंदर प्लेटो को अगर अपन देखें तो प्लेटो के पूरे राजनीतिक विचारों में न्याय, साम्यवाद, उसकी शिक्षा, दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य की परिकल्पना, ये 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। साम्यवाद असल के अंदर प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका आशय समाज में समानता से तो है, परंतु वो समाज के अंदर समानता का सिर्फ शासन और सैनिक वर्गों के लिए साम्यवाद को देना चाह रहा है। यानी कि उसका साम्यवाद उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। जो अपन ने 3 वर्गों की चर्चा करी थी और इन 3 वर्गों की चर्चा न्याय में की गई थी, तो वो अपने साम्यवाद के अंदर सिर्फ जो इंक्लूड कर रहा हैगा वो शासक व सैनिक वर्ग को ही इंक्लूड कर रहा हैगा, वो उत्पादक वर्ग को इंक्लूड नहीं कर रहा। और उसका साम्यवाद 2 प्रकार का है। पहला संपत्ति का अभाव होगा और दूसरा परिवार का अभाव होगा। अलग तरह का कंसेप्ट है, बिल्कुल एक तरह की स्थिति है। और उसका जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक रूप में अगर वो देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप में साम्यवाद के द्वारा वो संरक्षक वर्ग को एक तरह से पथभ्रष्ट होने से बचाता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये दोनों चीज़ें, परिवार व संपत्ति, व्यक्ति को विचलित करती हैं, व्यक्ति के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करती हैं, और जब ये ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है तो वो राष्ट्र के लिए कभी नहीं सोचेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिले, मेरे परिवार के बाद बहुत ज़्यादा संपत्ति हो। और ऐसी स्थिति के अंदर वो समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। और इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो वो सोच रहा है, इस मनोवैज्ञानिक आधार पर सोच रहा है, तो उसका एकमात्र तरीका है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ तरीके से एक नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं, और इस नेगेटिविटी के कारण से पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए ही वो एक साम्यवाद की एक तरह से कल्पना कर रहा है। दूसरा, अगर हम राजनीतिक आधार पर देखें तो वो कहना चाहता है कि असल के अंदर राज्य में एकता की भावना पैदा होगी साम्यवाद के द्वारा, कि एक तरह से समाज के अंदर पूरी तरह से एकता स्थापित हो जाएगी, क्योंकि राज्य पूरी तरह से तभी सही रूप के अंदर आगे विकास कर सकता है, राज्य वास्तविक रूप से स्थापित हो सकता है, राज्य तभी एक तरह से आगे विकास की तरफ अग्रसर हो सकता है अगर उनके अंदर एकता होगी। और एकता कब होगी? जब आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे, आप सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ संपत्ति अर्जित करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आप पूरे समाज के बारे में सोचेंगे। तो वो राजनीतिक तर्क जो है उसके दिमाग का, वो ये कि राजनीतिक तर्क यही है कि राज्य में एकता की भावना पैदा हो, जिससे कि वो पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित रहें, और यही उसके साम्यवाद का राजनीतिक तर्क है। तीसरी जो बात है उसका आर्थिक तर्क है। उसका कहना है कि जो उत्पादक वर्ग है वो शासन व सैनिकों के लिए संपत्ति की व्यवस्था करेगा, यानी कि उनको भी वो दायित्व कह रहा है कि जो उत्पादन करने का काम जिन लोगों के ऊपर है वे ये देखें कि असल के अंदर शासक व सैनिकों को कितनी संपत्ति चाहिए, उनके खान पीन, रहन सहन, उन सारी चीज़ों की क्या स्थितियां रहेंगी, और वे ज़्यादा से ज़्यादा इस उत्पादन में लगें, इस चीज़ में लगें, पैसा कमाने में लगें। यानी अगर आप यूँ देखें तो राजा को, यानी शासक को व सैनिक को ये चिंता नहीं होगी कि वो किस प्रकार से उनका जीविकोपार्जन चलेगा, और जीविकोपार्जन की उन्हें आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि उनका कोई परिवार भी नहीं है, कोई उनके लिए संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं है। उनके तो पूरा राज्य ही उनका परिवार है, सब लोग ही उनकी हैं। और उस स्थिति के अंदर उनको तो अपना जीवन चलाने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सारा का सारा उत्पादक वर्ग के द्वारा दिया जाएगा, और उत्पादक वर्ग उस संपत्ति का अर्जित करेगा, और जिससे कि एक तरह की स्थितियां बड़ी अच्छी सी समाज के अंदर बनी रहेगी। और इस आधार पर अगर हम देखें इस साम्यवाद की विशेषताओं के अंदर, तो मुख्य रूप से ये साम्यवाद एक तरह से आंशिक है और पूरे समाज के लिए नहीं है। ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है, इसकी पहली
विशेषता ये कही जा सकती है कि पूरे समाज के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो वर्गों के लिए, शासक व सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि साम्यवाद का उद्देश्य नैतिक या राजनीतिक ज़्यादा है, आर्थिक नहीं है। ये समझ लेना, इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इथिकल आधार पर सोच रहा है, नैतिक आधार पर सोच रहेगा। और जब वो नैतिक आधार पर सोच रहा है तो उसके पीछे उसका थोड़ा राजनीतिक उद्देश्य भी है, लेकिन आर्थिक उद्देश्य नहीं है उसका। आर्थिक आधार पर वो देखने की बात ही नहीं कर रहा। वो एक तरह से ये देख रहा है कि किस तरह से राज्य की एकता दृढ़ की जा सकती है, राज्य को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और इसी के आधार पर वो देखने की कोशिश कर रहा है। वही चीज़ इसके अंदर की गई है। और तीसरी बात है, साम्यवाद का तर्क आर्थिक न होकर सामाजिक ज़्यादा आएगा। अगर हम देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि आधुनिक साम्यवाद की क्या स्थितियां हैं, लेकिन यहाँ पर उसका तर्क जो है वो आर्थिक नहीं होकर सामाजिक ज़्यादा है। वो समाज में सौहार्द चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह का समाज उस समय था वो समाज बड़ा इस प्रकार का था जहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़े ये वो सब स्थितियाँ होती थी। उन सबको समाप्त करके वो एक आदर्श राज्य की तरफ सोचने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण तरीके से उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह आर्थिक आधार पर न सोचकर सामाजिक आधार पर सोचे। यही उसके साम्यवाद के रूप में की विशेषता के रूप में कहा जा सकता है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे।